1989 आते आते जिस गुरु का हमसाया बनकर अमरमणि ने राजनीति में कदम रखा और अपराध में अपना सिक्का जमाया, अब वही अमरमणि हरिशंकर तिवारी से अलग हो गया। इस जंग का सबसे बड़ा अखाड़ा था गोरखपुर विश्वविद्यालय। एक तरफ ठाकुरों का दबदबा तो दूसरी तरफ ब्राह्मणों का वर्चस्व। ठाकुर गुट का सबसे बड़ा चेहरा थे वीरेंद्र शाही और ब्राह्मण गुट की कमान संभाल रहे थे हरिशंकर तिवारी। कुछ शूटर बने, कुछ विधायक, कुछ मंत्री और कुछ ऐसे चेहरे जिनके इशारों पर सरकारों के समीकरण बदलने की चर्चाएं होने लगी। एक दौर था जब अमरमणि अपनी जेब में 15 से 20 विधायक रखता था। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने सीबीसीआईडी के डीजी महेंद्र लालका को केवल इस कारण सस्पेंड कर दिया क्योंकि उन्होंने अमरमणि को क्लीन चिट नहीं दी। पेपर मिल कॉलोनी के मकान नंबर C33/6 में एक महिला की हत्या की सूचना आई थी। यह महिला थी कोई अगर इंफॉर्मेशन मेरे को गलत दे तो उसमें मिल जाएगी। आगे इस तरह बढ़ो, आगे गीदड़ माल। अस्सी का दशक पूर्वांचल की हवा में बारूद घुल चुकी थी। यह सिर्फ अपराध का दौर नहीं था बल्कि जातीय वर्चस्व की उस जंग का समय था जिसमें इज्जत, ताकत और पहचान तीनों का फैसला ट्रिगर दबाकर किया जाता था। इस जंग का सबसे बड़ा अखाड़ा था गोरखपुर विश्वविद्यालय, जहां किताबों से ज्यादा कट्टों की चर्चा होती थी। यहां क्लासरूम से ज्यादा हलचल हॉस्टल में होती थी और छात्र संघ का चुनाव लोकतंत्र कम वर्चस्व की लड़ाई ज्यादा लगता था। हॉस्टल जातियों के हिसाब से बढ़ चुके थे। एक तरफ ठाकुरों का दबदबा तो दूसरी तरफ ब्राह्मणों का वर्चस्व। खुलेआम जीपों में रिवॉल्वर, राइफल और कट्टे लेकर घूमना ताकत की पहचान माना जाता था। कानून दूर खड़ा तमाशा देख रहा था जबकि सड़कों पर फैसला बंदूक की आवाज करती थी। इस दौर में ठाकुर गुट का सबसे बड़ा चेहरा थे वीरेंद्र शाही और ब्राह्मण गुट की कमान संभाल रहे थे हरिशंकर तिवारी। शुरुआत छात्र राजनीति से हुई, फिर यह टकराव जातीय वर्चस्व में बदला और देखते ही देखते पूर्वांचल में संगठित अपराध की ऐसी दुनिया खड़ी हो गई जिसने आने वाले कई दशकों तक उत्तर प्रदेश की राजनीति और अपराध दोनों की दिशा बदल दी। इन्हीं दो खेमों की आग में कई नाम तप कर निकले। कुछ शूटर बने, कुछ विधायक, कुछ मंत्री और कुछ ऐसे चेहरे जिनके इशारों पर सरकारों के समीकरण बदलने की चर्चाएं होने लगी। इन्हीं नामों में से एक था अमरमणि त्रिपाठी, एक ऐसा युवक जिसने हरिशंकर तिवारी को अपना राजनीतिक गुरु माना, अपराध की दुनिया में पहचान बनाई और फिर उसी बाहुबल को राजनीति की सीढ़ी बनाकर सत्ता के उन गलियारों तक पहुंचा जहां उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज करना आसान नहीं था। यह सिर्फ एक बाहुबली की कहानी नहीं, यह उस दौर की कहानी है जब पूर्वांचल में बंदूक सिर्फ जान नहीं लेती थी बल्कि नेताओं का भविष्य लिखती थी, चुनावों का गणित तय करती थी और सत्ता के दरवाजे पर दस्तक देती थी। नमस्कार, मेरा नाम गौरव मिश्रा है और आप देख रहे हैं यूपी के रंगबाज। आज की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, यह उस दौर की कहानी है जब पूर्वांचल में राजनीति, जातीय वर्चस्व और अपराध की रेखाएं एक दूसरे से इस तरह घुलने लगी थी कि उन्हें अलग अलग पहचानना मुश्किल हो गया था। और इसी दौर की धूल से उभरता हुआ एक नाम अमरमणि त्रिपाठी। 14 फरवरी 1956 को पीपीगंज के गोपलापुर फरदहनी गांव में रहने वाले दरोगा कृष्ण नारायण मणि त्रिपाठी के घर पर बच्चे का जन्म होता है। घर वाले प्यार से नाम रखते हैं बिज्जू। परिवार सामान्य वर्ग का था, गांव में सम्मान था। चाचा श्याम नारायण मणि त्रिपाठी राजनीति में थे। समय आगे बढ़ा, चाचा महाराजगंज जिले की फरेदा सीट से कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़े और विधायक बने। इधर बिज्जू भी बड़ा होने लगा था। पिता कृष्ण नारायण की तैनाती देवरिया और आसपास के जिलों में रहती थी। इस तरह अमरमणि का अधिकांश बचपन देवरिया में ही गुजरा। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पडरौना से पूरी की। 80 के दशक में छात्र राजनीति अपने सबाब पर था। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान ही अमरमणि को छात्र राजनीति का चस्का लग गया। वो अपने सीनियर्स के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया और फिर यहीं से नींव पड़ी गोलबंदी और राजनीति की।
परिवार पहले से ही राजनीति में था तो पहचान बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। बुलेट से चलने वाले अमरमणि ने अपना गैंग बना लिया। 1981 आते आते अमरमणि का दबंगई बढ़ता देख परिवार वालों ने बरेली के रामपुर की रहने वाली मधुमणि से शादी करा दी। परिवार वालों को लगा कि शादी के बाद अमरमणि में बदलाव आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उस समय गोरखपुर ठाकुर बनाम ब्राह्मण की राजनीति का अखाड़ा बना हुआ था। तब पूर्वांचल में हरिशंकर तिवारी बड़े और बाहुबली नेता थे। राजनीति में जगह बनाने के लिए हरिशंकर तिवारी का आशीर्वाद जरूरी था। अमरमणि ने भी यही राह चुनी और 80 के दशक में तिवारी खेमे से जुड़ गया। तब गोरखपुर में ब्राह्मण बनाम ठाकुर की राजनीति भी चरम पर थी। ब्राह्मण खेमे के नेता हरिशंकर तिवारी को एक ऐसे शागिर्द की जरूरत थी जो ठाकुर खेमे के नेता वीरेंद्र शाही को उन्हीं की जुबान में जवाब दे सके। युवाओं में फेमस होने की वजह से अमरमणि हरिशंकर तिवारी के संपर्क में आ गया। देखते ही देखते हरिशंकर तिवारी का इतना खास हो गया कि हरिशंकर तिवारी नौतनवा स्थित अपनी छावनी की जिम्मेदारी अमरमणि को सौंप दिए। हरिशंकर ने सिर पर हाथ रखा तो अमरमणि ने बुलेट से हफ्ता वसूलना शुरू कर दिया। इलाके में नाम हुआ तो केस भी दर्ज होने लगे। 1979 में पहली बार नौतनवा में केस दर्ज हुआ, लेकिन हरिशंकर तिवारी का आशीर्वाद होने से पुलिस कुछ नहीं कर सकी। इसके बाद अमरमणि का दबदबा बढ़ता गया। जिस तरह से नाम बड़ा होता गया वैसे ही केस भी दर्ज होते गए। अमरमणि की तूती बोलने लगी। एक राजनीतिक परिवार का लड़का अपराधी बन चुका था। अमरमणि की राजनीति में एंट्री से पहले ही उस पर हत्या, मारपीट, किडनैपिंग जैसे आरोप लग चुके थे। जैसे जैसे अपराध का ग्राफ बढ़ता गया, अमरमणि के नाम की गूंज लखनऊ तक सुनाई देने लगी। उस दौर में गोरखपुर में पत्रकारिता करने वाले स्थानीय पत्रकार अपने किस्सों कहानी में बताते हैं कि उस वक्त अखबार में छपने के लिए दोनों खेमे की खबर आती थी। अगर किसी खेमे की खबर दूसरे खेमे से 4 लाइन भी कम छप गई तो फिर उनके लोग अखबार के दफ्तर में आकर हंगामा कर देते थे। फिर आता है साल 1980 का विधानसभा चुनाव। हरिशंकर तिवारी ने अमरमणि को वीरेंद्र शाही के खिलाफ लक्ष्मीपुर सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया। अमरमणि को कम्युनिस्ट पार्टी का भी समर्थन मिला। वीरेंद्र शाही ने अमरमणि को चुनाव में हरा दिया। हार के बाद भी अमरमणि का भौकाल बढ़ता गया। इस दौरान कई दफा ऐसा हुआ कि वीरेंद्र शाही और अमरमणि एक दूसरे के आमने सामने आए और क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण रहा। साल 1986 में अमरमणि ने दोबारा चुनाव लड़ा, लेकिन फिर हार गया। अब तक उसकी पहचान नेता के तौर पर हो चुकी थी। साल 1989 आते आते जिस गुरु का हमसाया बनकर अमरमणि ने राजनीति में कदम रखा और अपराध में अपना सिक्का जमाया, अब वही अमरमणि हरिशंकर तिवारी से अलग हो गया। दरअसल 2 चुनाव हारने के बाद हरिशंकर तिवारी लक्ष्मीपुर यानी नौतनवा विधानसभा सीट से अमरमणि की जगह किसी और को चुनाव लड़ाना चाहते थे। इस वजह से दोनों में दूरी आ गई और अब महाराजगंज में ब्राह्मणों का 2 गुट हो गया। एक गुट का नेतृत्व अब अमरमणि कर रहा था, जबकि दूसरा गुट हरिशंकर तिवारी के साथ था। इस चुनाव में बहुत कुछ बदलने वाला था। अमरमणि विधायक बना और फिर इसके बाद न सिर्फ महाराजगंज की सियासत ही बदली, बल्कि इस बात का बिगुल भी बच चुका था कि पूर्वांचल में एक और बाहुबली की राजनीति में धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। हालांकि कुछ दिनों के बाद ही सरकार गिर गई और 1993 में चुनाव हुआ और अमरमणि को चुनाव में फिर हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 1996 में विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर अमरमणि चुनाव लड़ा और जीत गया। इसके बाद जीत का जो सिलसिला शुरू हुआ वह 2007 तक जारी रहा। वो 2012 तक विधायक रहा, लेकिन ये दौर जितना सरल लग रहा वो उतना था नहीं। विधायक बनने के बाद अमरमणि और मनभर हो गया। सत्ता के नशे में वो इतना चूर हो गया कि सही क्या गलत क्या ये सोचना तक बंद कर दिया। कानून को वो आए दिन ऐसे कुचलता था जैसे लोग राह चलते गीली मिट्टी पर अपना निशान छोड़ जाते हैं। वैसे तो अमरमणि के मुकदमों की बात करें तो उसकी संख्या 44 है। उसमें हत्या का प्रयास, किडनैपिंग, वसूली, धमकी देने जैसे तमाम संगीन अपराध के तहत मुकदमा दर्ज है। लेकिन इन 44 मुकदमों में सबसे ज्यादा अगर किसी मुकदमों ने परेशान किया वो बस्ती के व्यापारी धर्मराज गुप्ता के बेटे का अपहरण और मधुमिता शुक्ला हत्याकांड ने।
अब जरा इन दो बड़े वारदातों को समझते हैं कि दोनों में अमरमणि का नाम कैसे आया और इन दोनों वारदात को कराने के पीछे अमरमणि का मकसद क्या था। 6 दिसंबर 2001 को बस्ती के बड़े कारोबारी धर्मराज गुप्ता के बेटे राहुल गुप्ता का उनके घर के पास से अपहरण कर लिया गया। पुलिस के अनुसार अपहरण का उद्देश्य फिरौती वसूली था। उस दौर में पूर्वांचल में व्यापारियों के अपहरण की कई घटनाएं हो रही थी और इस घटना ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी। पुलिस ने अपहरण के कुछ समय बाद राहुल गुप्ता को अमरमणि के लखनऊ स्थित सरकारी आवास से सकुशल बरामद किया। इस बरामदगी ने इस मामले को राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील बना दिया, क्योंकि उस समय अमरमणि त्रिपाठी एक प्रभावशाली नेता थे। जांच के दौरान पुलिस ने अमरमणि त्रिपाठी सहित 6 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया। प्रोसिक्यूशन का आरोप था कि अपहरण की साजिश में कई लोगों की भूमिका थी और राहुल की बरामदगी जिस स्थान से हुई वह जांच का महत्वपूर्ण आधार बन गया। हालांकि सभी आरोपों का अंतिम निर्णय अदालत के अधिकार क्षेत्र में है और मामला लंबे समय तक न्यायालय में विचाराधीन रहा। यह मुकदमा 2 दशक से अधिक समय तक बस्ती की अदालत में चलता रहा। कई बार आरोपियों की गैर हाजिरी, स्वास्थ्य संबंधी दलीलों और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के कारण सुनवाई में देरी हुई। वर्ष 2023 में भी अदालत ने अमरमणि त्रिपाठी की मेडिकल रिपोर्ट तलब की थी। उनकी पेशी को लेकर सख्त रुख अपनाया था, लेकिन इस मामले में कोर्ट ने अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि जब राहुल गुप्ता का अपहरण हुआ उस समय अमरमणि त्रिपाठी राजनाथ सिंह की अगुवाई वाले सरकार में राज्य मंत्री था। मामले को तूल पकड़ता देख राजनाथ सिंह ने 12 दिसंबर को अमरमणि को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। इसके बाद भाजपा ने भी उससे किनारा कर लिया। इसके बाद 2002 में अमरमणि बसपा और फिर 2003 में सपा तक पहुंचा। अभी राहुल गुप्ता अपहरण कांड की चर्चा बंद नहीं हुई थी, तभी अमरमणि त्रिपाठी ने कुछ ऐसा करवा दिया जिसकी चर्चा न सिर्फ प्रदेश में हुई बल्कि पूरे देश में हुई। और शायद यही वो कांड था जिसने अमरमणि के राजनीतिक रसूख और दबदबे को नेपथ्य में भेज दिया। 9 मई 2003 को लखनऊ के तकरीबन सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एक खास बैठक में व्यस्त थे। शाम के 4 बज रहे थे। इस बैठक के अगले दिन यानी 10 मई को शहर में होने वाले तजिया के जुलूस की तैयारी पर चर्चा हो रही थी। मुहर्रम के दौरान निकलने वाले हजारों लोगों के इस जुलूस की सुरक्षा व्यवस्था लखनऊ पुलिस के लिए हमेशा से चुनौती रही। तभी लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनिल अग्रवाल ने जिले के एसपी क्राइम राजेश पांडे और एसपी ट्रांस गोमती सत्यवीर सिंह को इशारे से बुलाते हैं। अनिल अग्रवाल ने दोनों ही अधिकारियों को निशांतगंज जाने को कहा। वहां की पेपर मिल कॉलोनी के मकान नंबर C33/6 में एक महिला की हत्या की सूचना आई थी। यह महिला थी मधुमिता शुक्ला, जिसके बारे में शुरू से पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी। मधुमिता शुक्ला लखीमपुर खीरी की रहने वाली थी। वह कवि सम्मेलनों में जाती थी, वीर रस की कविताएं पढ़ती थी। कवि के तौर पर मधुमिता का कोई बड़ा नाम नहीं था। इसी दरमियान मधुमिता का संपर्क अमरमणि से हुआ। वह अमरमणि के संपर्क में जैसे ही आई उनकी पहचान बढ़ने लगी। मधुमिता का अमरमणि के घर आना जाना शुरू हो गया। अमरमणि की बेटियों से मधुमिता की दोस्ती हो गई। मधुमिता खुद को अमरमणि के परिवार में इतना रचा बसा ली थी कि अगर किसी को मालूम ना हो तो लोगों को लगेगा कि वो उसी परिवार से है, और इस वजह से मंच पर भी मधुमिता को तवज्जो मिलने लगी। सत्ता और पावर की नजदीकी ने उसे ताकतवर बना दिया। अमरमणि की नजदीकी मधुमिता को रास आने लगी। दोनों का यह रिश्ता प्रेम में बदल गया। दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। इसी दौरान मधुमिता गर्भवती हो गई। उस पर अबॉर्शन का दबाव बनाया जाने लगा। अमरमणि इस रिश्ते को स्वीकार करने के मूड में नहीं थे। वहीं मधुमिता किसी भी स्थिति में अबॉर्शन के लिए राजी नहीं थी। देखते ही देखते मधुमिता की प्रेगनेंसी 7वें महीने में आ गई। इसी दौरान 9 मई 2003 को गर्भवती मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड में शूटर्स के रूप में संतोष राय, भतीजे रोहित मणि त्रिपाठी और पवन पांडे का नाम सामने आया। इसके अलावा अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को भी आरोपी बनाया गया। लखनऊ के महानगर थाने में हत्या का केस दर्ज कराया गया। महानगर एसएचओ अजय कुमार चतुर्वेदी ने घटना की जांच शुरू की। एसएचओ ने जांच के दौरान मधुमिता की डायरी और अन्य जानकारी जुटाई। घटना के इकलौते गवाह घर के नौकर को सुरक्षा दी गई। इसके बाद अमरमणि के घर की जांच की गई।
हालांकि मधुमिता की बहन इस केस में पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थी। ऐसे में मामले को सीबीसीआईडी को सौंपा गया। सीबीसीआईडी ने केस की जांच अपने तरीके से तेज कर दी। इस मामले में अहम मोड़ जून 2003 में आया। केस की जांच कर रहे 1967 बैच के आईपीएस महेंद्र लालका को सरकार ने सस्पेंड कर दिया। दरअसल आईपीएस लालका ने हत्याकांड में सरकार में मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की संलिप्तता पाई। महेंद्र लालका की जांच को लेकर सरकार ने माना कि केंद्र सरकार के दबाव में आईपीएस की ओर से जांच की दिशा को मोड़ा जा रहा है। हालांकि सस्पेंडेड आईपीएस की जांच सही थी। सरकार ने जब अन्य रिपोर्ट पर गौर किया तो 45 दिनों के भीतर महेंद्र लालका को बहाल करने का आदेश जारी किया गया। आईपीएस लालका के समर्थन में तब आईपीएस एसोसिएशन खड़ा हो गया। प्रदेश के एक सीनियर आईपीएस ने दावा किया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने सीबीसीआईडी के डीजी महेंद्र लालका को केवल इस कारण सस्पेंड कर दिया क्योंकि उन्होंने अमरमणि को क्लीन चिट नहीं दी और सरकार के मन मुताबिक रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया। इसके बाद मामला और गहरा गया। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। इसे देखते हुए केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीआई ने घटना की जांच की गति तेज की। अमरमणि की घटना में संलिप्तता को देखते हुए सितंबर 2003 में अमरमणि को गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने जांच में पाया कि मधुमिता की हत्या के बाद एक कॉल गोरखपुर में अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी मधुमणि को किया गया था। बाद में मधुमणि को भी इस केस में आरोपी बनाया गया। इसके बाद अमरमणि ने जमानत पाने की कोशिश शुरू की। अमरमणि ने केस की जांच के क्रम में डीएनए जांच कराने से मना कर दिया था। डीएनए जांच के बाद सीबीआई ने इस मामले में सितंबर 2003 में अमरमणि को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गिरफ्तारी के कुछ हफ्ते बाद ही अमरमणि को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। मधुमिता शुक्ला की बहन और वादी निधि शुक्ला बताती हैं कि अमरमणि के द्वारा उनके गवाहों को डराया धमकाया जा रहा था। उनके 3 गवाह टूट गए थे। यहां तक कि गवाहों ने कहा कि इतनी धमकी मिल रही है तो आप यानी निधि जिंदा कैसे। इसी वजह से मैं केस को दूसरे राज्य में ट्रांसफर कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अमरमणि की जमानत को रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह केस उत्तराखंड में ट्रांसफर कर दिया गया। देहरादून के सीबीआई कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2007 को अमरमणि त्रिपाठी, मधुमणि त्रिपाठी, रोहित मणि त्रिपाठी और संजय राय समेत 6 अभियुक्तों को दोषी पाया। कोर्ट ने हत्या में शामिल अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी को उम्र कैद की सजा सुनाई। अमरमणि और मधुमणि को गोरखपुर जेल में बंद किया गया। हालांकि 2007 के विधानसभा चुनाव में अमरमणि जेल से ही नामांकन दाखिल किया और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नौतनवा से करीब 20,000 वोटों से जनता दल के कौशल किशोर को हरा दिया था। अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को 25 अगस्त 2023 को समय से पहले रिहाई मिल गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें अच्छे आचरण, उम्र और अन्य कानूनी आधारों पर उनकी रिहाई का आदेश जारी किया था। हालांकि रिहाई के बाद अमरमणि त्रिपाठी ने सक्रिय राजनीति में पहले जैसी वापसी नहीं की। सार्वजनिक रूप से उनकी राजनीतिक गतिविधियां सीमित रही हैं। हालांकि रिहा होने के बाद भी उन्हें राहत नहीं मिली। राहुल गुप्ता अपहरण मामले में कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है। फिलहाल अमरमणि अपने बेटे अमनमणि के लिए नौतनवा से रोड मैप तैयार कर रहे हैं और बेटे को दूसरी बार विधायक बनाने के लिए समीकरण सेट कर रहे हैं ताकि आने वाले चुनाव में बेटे की जीत को सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि पिता की तरह बेटा भी विवादों से अछूता नहीं रहा और अमनमणि पर भी पत्नी सारा सिंह के मर्डर का मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। विवादों से घिरे अमरमणि त्रिपाठी के लिए कहा जाता है कि उनका एक पैर सियासत की दहलीज पर रहता है तो दूसरा पैर जुर्म की आंगन में। जाते जाते आपको बता दूं कि अमरमणि त्रिपाठी कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं और इनके अलावा मायावती और मुलायम सिंह की सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजेश पांडे बताते हैं कि एक दौर था जब अमरमणि अपनी जेब में 15 से 20 विधायक रखता था और वह सरकार बनवाता और गिरवाता था। अमरमणि त्रिपाठी को समझना आसान नहीं। वो कहानी भी है, किरदार भी है और एक ऐसा नाम भी जिसके बारे में हर आदमी की अपनी अलग राय है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में पूर्वांचल के एक और चेहरे के साथ जिसकी कहानी सत्ता, संघर्ष, अपराध और राजनीति के बीच लिखी गई है। फिलहाल के लिए धन्यवाद।